अस्सलाम एंड वेलकम टू लेक्चर 29 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और इसमें हम मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजीज़ के सिलसिले में प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जिसमें मोनोपोली था, प्योर कंपटीशन था, ओलिगोपोली था और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इन्हें डिस्कस करें तो मोनोपोली जो है, चूँकि इनका कोई और कंपेटिटर नहीं होता और सिर्फ लोग इन्हीं की प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीद सकते हैं, तो ये प्राइस भी खुद सेट करते हैं। इसीलिए आप इन्हें प्राइस मेकर्स कह सकते हैं। जो भी प्राइस ये सेट करेंगे वही मार्केट प्राइस इस्टेब्लिश हो जाएगी और लोग उसी प्राइस पे ख़रीदेंगे। दूसरा जो बिल्कुल इसके अपोजिट है वो प्योर कंपटीशन है, जिसमें आपने देखा था कि बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं और एक ही तरह की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लिहाजा मार्केट में विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एक कंपटीशन आ जाएगा और उस कंपटीशन की वजह से जो प्राइस है वो मैन्युफैक्चरर्स की बजाय जो कस्टमर्स हैं यानी मार्केट है वो सेट करेगी, तो मिनिमम लेवल पे ये सेट हो जाएगी। फिर ओलिगोपोली है, जिसमें आपने देखा था कि 5-7 जो बड़े बड़े कंपेटिटर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। तो समटाइम्स वो जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें एक दूसरे को फॉलो कर रही होती हैं। यही केस प्राइस का भी होता है। जैसे अगर पेप्सी जो है वो 65 की हुई तो हो सकता है कोक को उसे फॉलो करते हुए भी अपनी प्राइस 65 करनी ही पड़े। तो प्राइस का एक कंपटीशन इस तरह से होता है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें चूँकि प्रोडक्ट्स की एक रेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी या उसके फीचर्स हैं, डिफ्रेंशिएशन है, इसीलिए प्राइस में भी एक रेंज होती है। एक मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस और एक एवरेज प्राइस के दरमियान आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। प्राइस को सेट करने के लिए हमारे पास जो एक बड़ा यूज़फुल टूल है वो ब्रेक इवन एनालिसिस है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो एक्स एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स यानी जो सेल है वो नज़र आ रही है, और वाई एक्सिस पे जो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आपको रेवेन्यू मिल रहा है उस सेल से वो आपको नज़र आ रहा है। तो आप देखें कि जो मुख्तलिफ़ तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन के अंदर, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट है जो ग्रीन कलर में ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। ये ज़ीरो भी हो सकता है और इसकी कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट से मुराद है कि अगर कोई यूनिट नहीं बन रहा तो कॉस्ट ज़ीरो है, और जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। फिर अगर आप रेड कलर में देखें ग्राफ को तो ये फ़िक्स्ड कॉस्ट है जो यहाँ पर $1 लाख जो है वो शो की गई है। तो आप देखें कि चाहे आप कोई यूनिट ना बनाएं या बहुत सारे यूनिट्स बनाएं, जो फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रही, ये पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, फिर टोटल कॉस्ट जो है जो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है, टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं और फिक्स कॉस्ट जो है ये $1 लाख से शुरू हो रही है, तो टोटल कॉस्ट जो है ये वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल ऊपर आ जाएगी, स्टार्ट ये फिक्स कॉस्ट से होगी। अच्छा, उसके बाद फिर रेवेन्यू है। रेवेन्यू से मुराद है कि जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जितनी भी प्राइस में बेच रहे हैं उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। अगर कोई यूनिट नहीं बिक रहा तो ज़ीरो है, और जैसे जैसे अब यूनिट्स बिकते जाएंगे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये रेवेन्यू आपकी टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को अगर आप देखें, जो डॉटेड लाइंस हैं वो दिखाई गई हैं, ये एक्स एक्सिस पे बनते हैं 10,000 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे जो है ये $120,000 बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 यूनिट्स जो है वो आपके सेल होते हैं और जिसकी जो रेवेन्यू उसका बनता है वो $120,000 बनता है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। और इक्वल होने से मुराद है कि ना यहाँ पे कोई प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट से आगे जाएंगे, आगे जाने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो फिर आप देखें कि प्रॉफिट जोन आपको नज़र आ रहा है। जितना आप आगे जाएंगे प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर इस पॉइंट से पीछे की तरफ आएंगे, यानी जो सेल्स हैं
वो 10,000 यूनिट से कम हो रही हैं, तो फिर आप लॉस के जोन में आ जाएंगे, जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। तो हमने इस पॉइंट को, यानी ब्रेक इवन पॉइंट को ढूंढना होता है कि कितनी सेल्स हों नंबर ऑफ़ यूनिट्स में या डॉलर टर्म्स में, तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर जितना भी प्रॉफिट हो वो बात की बात है, लेकिन इस पॉइंट को हमने डिटरमिन करना होता है। अच्छा, जब हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में न्यूली ऑफ़र करते हैं, तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम स्किमिंग प्राइस जो है वो अप्लाई करें या पेनिट्रेशन प्राइस अप्लाई करें। स्किमिंग प्राइस से मुराद है कि हम, अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो हम उसकी एक हायर प्राइस चार्ज करेंगे। और पेनिट्रेशन प्राइस से मुराद ये है कि अगर वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको मार्केट में इन करने के लिए और ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए हम इसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो कम रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीदें। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग हमें ये बताती है कि हमारी जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं उनकी हम प्राइस भी डिफरेंट रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये विद रिस्पेक्ट टू पैकिंग भी हो सकती है और विद रिस्पेक्ट टू फ्लेवर्स भी हो सकती है। अगर पेप्सी को आप देखें तो रेगुलर पेप्सी है, फिर हाफ लीटर है, 1.5 लीटर है और 2.25 लीटर है, तो हर एक की प्राइस एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सिमिलरली जब आप जूस लेने के लिए जाते हैं तो इसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी जो प्राइसेस हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हालांकि पैकिंग सेम है। मिसाल के तौर पे जो ऑरेंज जूस है फ्रूटा वाइटल्स में, इसकी प्राइस बाकियों से ज़्यादा है, और जो पोमेग्रेनेट है उसकी शायद सबसे ज़्यादा है। तो फ्लेवर के हिसाब से भी ये ज़्यादा हो सकती है। आइसक्रीम में भी ऐसे ही जो टूटी फ्रूटी फ्लेवर है उसकी शायद प्राइस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर फ्लेवर्स। इसके बाद जो स्ट्रेटजी है उसे कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग कहते हैं, और ये कैप्टिव प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो किसी मेन प्रोडक्ट के साथ यूज़ होती हैं, और आम तौर पे इनकी जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा रखी जाती हैं। इसकी एक मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि लेट्स से आप 20,000 का एक HP का प्रिंटर जो है वो ख़रीदते हैं। अब उस प्रिंटर में एक तो उसकी बॉडी है और दूसरा उसके अंदर जो कैट्रिज यूज़ हो रही है। हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों 10,000 ईच हैं, तो मिला के टोटल प्राइस 20,000 बनी। अब जब आप उस प्रिंटर को यूज़ करते हैं तो उसकी जो कैट्रिज है वो ख़त्म हो जाती है, फिर आप उसे रीफ़िल करवाते हैं, 2-4 दफ़ा वो रीफ़िल भी हो सकती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको वो कैट्रिज अब रीफ़िल नहीं हो सकती, या तो आपको नया प्रिंटर ख़रीदना पड़ेगा या नई कैट्रिज ख़रीदनी पड़ेगी। आप जब मार्केट गए नई कैट्रिज ख़रीदने तो पता चला कि वो 15,000 की, यानी टोटल जो प्रोडक्ट थी प्रिंटर, उसमें तो जब आपने कॉस्टिंग की थी तो 10,000 की थी और 10,000 की बॉडी थी, लेकिन आपको वो मार्केट में मिल रही है 15,000 की, लेकिन फिर भी आप उसे ख़रीदना पसंद करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि पूरा जो प्रिंटर है वो ख़रीदने से तो बहरहाल बेहतर ही है कि सिर्फ कैट्रिज महंगी ले ली जाए, 5,000 तो उसमें आपको बचेंगे ना। तो कंपनीज़ इस तरीके से जो कैप्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा हायर प्राइस पे सेल करती हैं, तो उसमें कंपनीज़ का तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर्स की भी कुछ सेविंग हो जाती है कि 20,000 का प्रिंटर लेने की बजाय 15,000 की नई कैट्रिज वो यूज़ कर सकता है। इसी तरह से जिलेट के केस में आप देखें कि अगर आप पुराना जो हैंडल है वो बताते हैं कमर्शियल में कि उसको संभाल के रखें और नए रेज़र्स जो है वो लेते जाएं। नए रेज़र्स आपको प्राइस में ज़्यादा महंगे मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपकी कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर होगी। इसके बाद है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें ऐसी एसेसरीज़ जो किसी मेन प्रोडक्ट के साथ यूज़ हो सकती हैं, ऑप्शनल, वो आपको बेच दी जाती हैं। उसकी जो प्राइस है वो या तो ज़्यादा चार्ज की जाती है या उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बहुत अच्छी नहीं होती। तो जो कस्टमर है जब एक मेन प्रोडक्ट ख़रीद रहा होता है तो आम तौर पे उसकी जो ऑप्शनल प्रोडक्ट है वो भी बाय कर लेता है। इसकी एक मिसाल है कि आप अनारकली जाते हैं और वहाँ पे जो शूज़ की बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ से आप शूज़ लेते हैं, तो यूजुअली वो आपको उसके साथ जो उसका शाइनर है वो भी ऑफ़र करते हैं या पॉलिश ऑफ़र करते हैं कि ये आप इसके साथ ले लें। अब उनकी प्राइस थोड़ी सी वो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, और या उनकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप जो कि एक मेजर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं ज़्यादा पैसों की, उसके साथ
अमूमन जो माइनर पैसों वाली प्रोडक्ट है वो आप ले लेते हैं। इसी तरह से अगर नेल पॉलिश है तो उसके साथ कोशिश की जाती है कि जो पॉलिश रिमूवर है उसको ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया जाए, और अगर ज़्यादा प्राइस नहीं है तो फिर उसकी क्वालिटी हो सकता है कि बहुत अच्छी ना हो। इसके बाद है बंडल प्राइसिंग, जिसमें बहुत सारी जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको पैक किया जाता है और डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है वो बेच दिया जाता है। समटाइम्स इसकी प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये डिस्काउंटेड होता है। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कस्टमर का कि उसको रूटीन प्राइस के निस्बत लेस प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो रूटीन में कस्टमर्स नहीं ख़रीदते वो बंडल की सूरत में वो भी बिक जाती हैं। मिसाल के तौर पे जिलेट का जो शेविंग गिफ्ट सेट है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन वो गिफ्ट की शक्ल में बिक जाती हैं। इसी तरह से मेकअप किट है, उसमें भी कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो रूटीन में मेकअप में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन बंडल की सूरत में वो बिक जाएंगी। कस्टमर को फ़ायदा ये होगा कि उन्हें कम प्राइस पे मिल जाएगा, और आम तौर पे जब ये एक पैक या गिफ्ट की शक्ल में होता है तो उसके एस्थेटिक्स को बड़ा फोकस किया जाता है। उसको अच्छी पैकिंग में, अच्छे कवर में, अच्छे डेकोर के साथ रखा जाता है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा हो। फिर है ट्रेड इन अलाउंस, जिसमें कस्टमर जो है वो किसी ओल्ड या यूज प्रोडक्ट को किसी नई प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर लेते हैं ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। जैसे आपने मास्टर मोल्टी फोम का ऐड देखा होगा, वो कहते हैं कि जी आप किसी भी ब्रांड का पुराना गद्दा लेके आएँ और नया मैट्रेस जो है वो हमसे ले जाएं एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो बेसिकली वो ट्रेड इन अलाउंस की जो स्ट्रेटेजी है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद है जी सेगमेंटेड प्राइसिंग, और नाम से ही पता चल रहा है कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो बेस्ड ऑन एज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पीआईए में देखें कि जो एडल्ट्स हैं ओवर 12 इयर्स उनके लिए फेयर में कोई डिस्काउंट नहीं होता, यानी उनकी पूरी टिकट लगती है। लेकिन वो बच्चे जिनकी एज 2 से 11 साल है उनको 25% डिस्काउंट होता है, और वो बच्चे जो 2 साल से कम हैं तो उनको 90% जो है वो डिस्काउंट होगा। अब यहाँ जो प्राइस रखी जा रही है वो बेस्ड ऑन एज रखी जा रही है कि जो 2 साल से कम एज वाले बच्चे हैं 90% ऑफ होगा उनके लिए, 2 से 11 साल के बच्चों के लिए 25% ऑफ होता है, और उसके बाद फिर फुल प्राइस चार्ज की जाती है। इसी तरह अगर आप लाहौर ज़ू में जाएं तो जो 10 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए टिकट प्राइस इज़ 40, और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए 20 रुपीज़ है, तो 50% ऑफ है। फिर सेगमेंट प्राइस बेस्ड ऑन फैसिलिटीज़ है। ज़ाहिर है कि जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी प्राइस बढ़ती जाएगी। आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो उसमें एक इकोनॉमी क्लास है और एक बिज़नेस क्लास है, दोनों में जो फैसिलिटीज़ हैं उसका फ़र्क होता है, लिहाजा दोनों की जो टिकट प्राइस है उसमें भी डिफरेंस होगा। सिमिलरली अगर आप सिनेमा जाते हैं, लाहौर में जो फोर्ट्रेस मॉल है उसमें सिनीपैक्स जो सिनेमा है, तो उसी एक सिनेमा की जो सिल्वर की टिकट है वो 500 है और जो गोल्ड टिकट है वो 700 है, बिकॉज के दोनों की जो फैसिलिटीज़ है उसमें डिफरेंस हो सकता है, दोनों की जो सीटिंग है उसमें डिफरेंस हो सकता है, या किसी और चीज़ का फ़र्क हो सकता है। इसी तरह से सेगमेंट प्राइस बेस्ड ऑन डिज़ाइन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी लेते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के रेट्स में फ़र्क होगा क्योंकि दोनों का डिज़ाइन मुख्तलिफ है। इसी तरह से आप घर ख़रीदते हैं तो घर अगर आपका कॉर्नर है या नॉन कॉर्नर है उसकी वजह से प्राइस का फ़र्क हो सकता है, या घर जो है उसमें किस तरह का मटेरियल और किस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ की गई हैं उसकी बेस पे उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये सारी सेगमेंट प्राइसिंग है बेस्ड ऑन डिज़ाइन। इसी तरह लोकेशन की बेस पे भी जो प्राइस का डिफरेंस है वो हो सकता है। मिसाल के तौर पे जो पुराने सिनेमा थे, अब तो डिज़ाइन शायद चेंज हो गया हुआ है, लेकिन उसमें एक हॉल हुआ करता था, एक गैलरी थी और एक बॉक्स हुआ करता था। तो तीनों ये डिफरेंट लोकेशन पे होते थे, इसलिए उनकी जो टिकट्स हैं उसकी प्राइस भी डिफरेंट होती थी।
फिर आप देखें कि जो प्लॉट्स आप लेने जाते हैं तो प्लॉट्स की लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। वो प्लॉट जो मार्केट के करीब है या फेसिंग पार्क है या बड़ी सड़क के ऊपर आ रहा है तो उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है आमतौर पे। ये सेगमेंट प्राइस बेस्ड ऑन लोकेशन है। फिर है जी सेगमेंट प्राइस बेस्ड ऑन टाइमिंग। इसकी सबसे अच्छी मिसाल रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे आप मुख्तलिफ टाइम्स पे जाएंगे या मुख्तलिफ दिनों में जाएंगे तो आपको रेट्स का फ़र्क मिलेगा। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में, तो आपको लंच जो है उसमें प्राइस कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डिनर। इसी तरह से आपको जो वीकेंड्स हैं उस पर रेट ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वीकडेज। या कोई फेस्टिवल्स हैं, कोई और सेरेमनीज़ हैं, उन दिनों में आपको जो रेट्स हैं वो डिफरेंट मिलेंगे। तो ये सारी जो प्राइसिंग है वो बेस्ड ऑन टाइमिंग है। इसके बाद प्रोमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा आप क्लियरेंस सेल लगा देते हैं, या यहाँ पे आप देखें तो सूफ़ी बनस्पति और सूफ़ी कुकिंग ऑयल जो है वो रमज़ान में एक 40 रुपए तक की बचत ऑफ़र कर रहे हैं। फिर 14 अगस्त पे या 23 मार्च पे या ईद के मौका पे या किसी भी त्यौहार के हिसाब से, किसी भी डे के हिसाब से जो मुख्तलिफ डिस्काउंट्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। ये सारी की सारी प्रमोशनल प्राइसिंग है। इसके बाद है जोग्राफिकल प्राइसिंग, और ये मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी ऑप्शन गिवन है। मिसाल के तौर पे FOB ओरिजिन प्राइस, FOB कहते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड। और बाहर से जब कोई सामान आता है, कोई प्रोडक्ट्स आती हैं, तो समंदर चूँकि कराची के साथ है तो वो कराची पोर्ट के ऊपर आती हैं। वहाँ पे जो प्राइस है वो कुछ और होगी। अगर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होनी है और वो सामान लाहौर आना है या आपके घर तक वो पहुँचाया जाना है तो उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, बिकॉज़ के जो FOB ओरिजिन प्राइस है वो कम होगी, और जो एट होम प्राइस है उसमें FOB में डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइस होती है। मसलन अगर कराची से पूरे मुल्क में जितने भी शहर हैं वहाँ तक सप्लाई जानी है, तो एक तरीका तो ये है कि सबको जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो एक जैसे दें। अगर कोई लाहौर में जानी है तो उसके भी उतने चार्जेस हैं, और वो प्रोडक्ट अगर पेशावर जानी है या इस्लामाबाद जानी है उसके भी उतने चार्जेस हैं, और अगर वो फैसलाबाद जानी है तब भी उतने चार्जेस हैं। इसे यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइस कहा जाता है। फिर जोन प्राइसेस भी होती हैं कि मुख्तलिफ रीजन्स के लिए जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट। मिसाल के तौर पे आप डेवो पे सफ़र करते हैं तो मुख्तलिफ शहरों का जो फेयर है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से जो कोरियर के चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइस रहती है, एक तरह के चार्जेस होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट चेंज होने से प्राइसेस भी चेंज हो जाती हैं। इसी तरह आप देखें जो CNG की प्राइस सेट की जाती है वो नॉर्दर्न और साउदर्न जोन के लिए डिफरेंट होती है पंजाब में। इसके बाद है डायनामिक प्राइसिंग, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू के लिए जो मुख्तलिफ डील्स हैं उनकी बारगेनिंग की जाती है। जैसे आप देखें कि मैरिज हॉल्स हैं, अब इनका एक ऑफ सीज़न भी होता है जब शादियां नहीं हो रही या कोई और तकरीबात नहीं हो रही, तो लेकिन जो उसकी फ़िक्स कॉस्ट है वो तो बहरहाल आ रही है। तो अब अगर उस वक्त इन्हें कोई जो फंक्शन है वो मिल रहा हो तो वहाँ पे ये बार्गेन कर लेते हैं, अपनी रेगुलर प्राइस से कुछ कम कर लेते हैं। सिमिलरली जो एयर टिकट्स हैं ये भी डायनामिक होती हैं। जब टाइम जैसे जैसे गुजरता जाता है, फ़्लाइट का टाइम नज़दीक आता है, और अगर कई सीट्स अभी वेकेंट हों तो कंपनीज़ अपनी जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर नेगोशिएट कर लेती हैं, उनको कम कर लेती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को वो कैरी कर सकें। फ़िक्स कॉस्ट तो उतनी आनी है, लेकिन अगर वो ज़्यादा पैसेंजर्स को कम टिकट के ऊपर भी, कम प्राइस के ऊपर भी कैरी कर लेंगे तो उनका रेवेन्यू बहरहाल कुछ ना कुछ बढ़ेगा। इसके बाद है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, और इसमें कई तरह के टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कि कस्टमर को रियलाइज़ करवाया जाए कि हमारी जो प्राइस है वो बहुत अच्छी प्राइस है। अच्छी से मुराद है कि कम है, ज़्यादा वैल्यू ऑफ़र कर रही है। मिसाल के तौर पे प्राइस लिख के उसके साथ ओनली लिख दिया जाता है, जिससे तासुर ये देने की कोशिश की जाती है कि ये प्राइस जो है वो कम है। सिमिलरली पैक ऑफ 2 इन ₹149, तो
शायद कस्टमर ये समझता है कि दो चीज़ों का पैक होने की वजह से प्राइस कम है। हो सकता है कि वो बहुत माइनर ही कम हो, उसमें कोई ख़ास जो है वो डिफरेंस ना हो। नाउ इन ₹20, इससे कुछ इस तरह की बात समझ आ रही है कि पहले शायद प्राइस इसकी ज़्यादा थी, तो अब डिस्काउंट ऑफ़र करके इसकी प्राइस ₹20 कर दी गई है। बाज़ दफ़ा ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस जो है वो साथ साथ लिखती जाती हैं ताकि कस्टमर को कंपैरिजन हो सके, वो कर सके कि ये ₹810 में थी और अब ये 800 में मिल रही है। फिर जो प्राइसेस हैं उनको एक आध डिजिट कम कर देने से भी उसमें फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर प्राइस 200 है और आप उसे ₹1 कम करके 199 की ऑफ़र कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली जो कस्टमर है उसको वो हंड्रेड्स की फॉर्म में सोचेगा, 199, वो 200 की फॉर्म में नहीं सोचेगा उसे। फिर बाज़ दफ़ा ये भी किया जाता है कि एक प्राइस लिख के जो ज़्यादा प्राइस थी उसको क्रॉस कर दिया जाता है और उसके साथ जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो लिख दी जाती है। और इसी तरह अप टू 50% ऑफ, ये अप टू वाला टैक्टिक है, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। इसमें जितना भी स्टॉक होता है वो सारा 50% ऑफ नहीं होता है, बल्कि बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे ये डिस्काउंट ऑफ़र किया जाएगा। ज़्यादातर 10-15% जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम ऑफ दिया जा रहा है उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। तो ये सारे जो है वो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है और उसके मुख्तलिफ टैक्टिक्स हैं। अच्छा, अब यहाँ जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंगली इसमें प्ले करता है। आम तौर पे जो कस्टमर्स हैं वो हायर प्राइस को हायर क्वालिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिकन कंपनीज थी एक्स और वाई, और वो कोई प्रोडक्ट बना रही थी कंपनी एक्स। उसका नाम हम ब्रांड ए रख लेते हैं और वो $3 में उसको सेल कर रहे थे। कंपनी वाई जो है वो एक नई कंपनी आई और उन्होंने एक ब्रांड जी बनाया और एक्स के मुकाबले में वो ब्रांड जी लेके आए, लेकिन $1 उसकी प्राइस जो है उन्होंने कम रखी। अब जो कंपनी एक्स थी, चूँकि इन्होंने सोचा कि अब हम मुतबादल क्या कर सकते हैं, हम इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंगली जो है वो प्ले किया। इन्होंने जो ब्रांड ए था उसकी प्राइस $1 इंक्रीज़ कर दी और उसे $4 का कर दिया। फिर ये एक नया ब्रांड लेके आए, ब्रांड बी, जिसकी प्राइस $2 थी, और एक और ब्रांड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम ब्रांड सी था और इसकी जो प्राइस है वो $1 इन्होंने रखी। तो इन दिस वे इन्होंने जो कस्टमर्स हैं या मार्केट है उनको रियलाइज़ करवाया कि हमारा जो ब्रांड ए है वो तो सुपीरियर ब्रांड है, लिहाजा अब वो $4 में मिलेगा, और जो नया ब्रांड जी आया था कंपेटिटर्स का, उसके मुकाबले का हमारा ब्रांड बी है जो कि $2 में, और अगर आप उससे भी इकोनॉमिकल ब्रांड लेना चाहें तो वो सी ब्रांड हमारा ही है जो कि आपको $1 में मिलेगा। एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्राइसिंग स्ट्रेटजी।